अगर ईरान सरवाइव कर गया तो अमेरिका और इसराइल जो एक हफ्ता पहले थे वो नहीं रहेंगे फॉरएवर। दोनों के मुख्तलिफ वॉर ऑब्जेक्टिव हैं। अमेरिका ने ओवर पावर करना है, रजीम चेंज करनी है, सबक सिखाना है। मेरा नहीं ख्याल वो ईरान को करा सकेगा। ईरान ने जंग नहीं जीतनी है, बहरी बेड़े नहीं डबोने हैं, सुपर पावर नहीं बनना रीजनल की। उसने एक काम करना है, सरवाइव। अपने ही F-18 ने क्योंकि फॉग ऑफ वॉर में था, दुश्मन को समझकर मार दिया है। बड़ी अनप्रोफेशनल अप्रोच है। अगर अपने जंग के तीसरे दिन ही अगर आप अपना जहाज मारने शुरू कर दें और वो एक दो नहीं तीन मार दें। जब अभिनंदन का हमने जहाज मारा था 27 फरवरी 2019 को, तो उसकी शूटिंग के बाद इंडिया ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। उनको बड़ा सस्ता पड़ता है। शायद ड्रोन जो वो बना रहे हैं, जिनको उन्होंने मिडल ईस्ट पर मोस्टली भेजा है, तो वो हार्डली $10,000 का है। और जो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर होता है उसको पैट्रियट, वो तकरीबन $4 मिलियन का है। इन्होंने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रूस को अपने शाहिद ड्रोन एक्सपोर्ट भी किए हैं। सबसे ज्यादा इनके पास अल फतेह है जो तकरीबन 2,500 किलोमीटर तक फायर करता है और जो जिसकी रेंज में आराम से इसराइल कवर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उनके पास इतनी इन्वेंट्री है कि उनके फोर्सिएबल फ्यूचर में जितनी जंग लड़नी थी या लड़नी है उन्होंने उसका स्टॉक कर लिया होगा। मकसद ही ईरान का यह है कि इतने ज्यादा डिकॉयज फेंको जिसके अंदर रियल मिसाइल भी छुपे हों, जिसकी वजह से इनका जो स्टॉक पाइल है बेनियाद तौर पर थार्ड का है। थार्ड तो तकरीबन 12 से 13 मिलियन डॉलर का एक मिसाइल। ईरान ने बहुत अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी की है कि लो कॉस्ट जंग लड़े, प्रेशर में डालें, डिफेंसिव करें, और जो ओपोनेंट हैं उनके जो हाई कॉस्ट वेपन्स और मिसाइल को डिप्लीट करें। और मैंने सुना है कि शायद अब चंद दिनों में राशनिंग पर शायद अमेरिका साइड मजबूर हो जाएगी। दुनिया मान चुकी है, इसलिए उनके पास मॉरल ग्राउंड की स्पेस अमेरिका और इसराइल के पास पहले ही शॉर्ट होती जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी कौम जो है वो अपना डिफीट मानने को तैयार होगी या वो सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज करेगी। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम उनके इस कड़ी मुश्किल में साथ हैं। ये साथ इस सेंस में है कि डिप्लोमेटिकली हम कंडेम कर चुके हैं कि आपके साथ गलत हुआ है और अनएथिकल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और इसराइल के माबैन जंग जारी है। क्या क्या अभी तक नुकसानात हो चुके हैं, ये जंग कौन जीत रहा है, इसके आउटकम्स क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जवाद, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये ईरान और इसराइल के माबैन जंग हो रही है। पहला सवाल बड़ा बुनियादी, कितने तैयारे इस वक्त तक गिरे हैं, ईरान की जानिब से गिराए गए हैं, ये कैसे गिरे हैं, ईरान का क्या किरदार था बीच में? बहुत शुक्रिया जवाद, आपने इनवाइट किया। ये बुनियादी तौर पर अभी देखिए डाटा तो अभी कोई भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जंग में जो पहला शिकार होता है वो सच्चाई होती है। यानी सच्चाई सबसे पहले गायब हो जाती है, क्योंकि हर साइड अपना अपना बयान दे रही है, परसेप्शन दे रही है। तीन तैयारों का तो कंफर्म है अभी तक। जो ईरान कहता है कि हमने गिराए हैं, अमेरिका कह रहा है कि फ्रेंडली फायर है, लेकिन मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट कह सकता हूँ कि तीन बहुत ज्यादा फिगर है फ्रेंडली फायर का। क्योंकि फ्रेंडली फायर आमतौर पर बाई एरर होता है कि आपने गलती से दुश्मन का तैयारा समझकर अपने तैयारे को मार गिराया। तो वो एक तैयारा हो सकता है, दो भी नहीं हो सकते, तीन भी नहीं हो सकते। तो अभी तक बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे मैं एनालिस्ट को इंटरनेशनल भी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डाटा तो कोई देता नहीं है दोनों साइड से। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी कह रहे हैं कि अपने ही F-18 ने क्योंकि फॉग ऑफ वॉर में था, दुश्मन को समझकर मार दिया है। फॉग ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि जो धुंधलाहट होती है जंग के दिनों में, जो पैनिक होती है, टाइम प्रेस्ड सारे डिसीजन लेने होते हैं, इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज होती है या ब्लॉकेड हो रही होती है, तो उसके अंदर कोई गलत फैसले हो सकते हैं। मैं आपके व्यूअर्स का आसानी के लिए बता देता हूं कि फॉग ऑफ वॉर बेहतर हम समझ पाएंगे कि जब अभिनंदन का हमने जहाज मारा था 27 फरवरी 2019 को, तो उसकी शूटिंग के बाद इंडिया ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। तो ये फॉग ऑफ वॉर कैटेगरी में आता है कि पैनिक एलिमेंट हो गया। लेकिन अभी डाटा कंफर्म नहीं है कि कितने हैं, लेकिन अगर ईरान ने मारा है तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इनके लिए। लेकिन अपना उन्होंने मार लिया तो बड़ी अनप्रोफेशनल अप्रोच है। अगर अपने जंग के तीसरे दिन ही अगर आप अपना जहाज मारने शुरू कर दें और वो एक दो नहीं तीन मार लें। अच्छा सर, ईरान की फिजाइया इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करती है? आप ईरान की फिजाइया को किस तरीके से देख रहे हैं और इस जंग के अंदर उनका क्या किरदार है? देखिए, फिजाइया बहुत ज्यादा डेवलप की ही नहीं गई, ज्यादातर क्योंकि एयर स्पेस की मैनेजमेंट, जितनी सोवरेनिटी है, जितना स्पिरिचुअल उनका एस्पेक्ट है, वो पासदारान इनकलाब कंट्रोल करते हैं। पासदारान इनकलाब के अलावा उनके पास एक आतिश आर्मी है, वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख पासदारान इनकलाब की फौज है। लेकिन इन्हीं के डोमेन में एयर स्पेस मैनेजमेंट भी कह लें, या जो हवा है सारी, एरियल जो वॉरफेयर है, वो भी पासदारान इनकलाब के पास है। जिसकी वजह से इनको शायद ये मालूम होगा, ये मेरा अपना एनालिसिस है, कि इनको लगता ये है कि अगर इन्होंने जहाज ज्यादा डेवलप किए तो इनके जहाजों को इसराइल तक तो पहुंचने नहीं देगा कोई। क्योंकि रास्ते में इराक है या सीरिया है या जॉर्डन है, वो तो ऑलमोस्ट जो अमेरिकन इंक्लाइंड वहां पे सेटअप है।
तो मुझे लगता है इन्होंने शायद जहाजों पे काम ही नहीं किया। अब पर्टिकुलरली आप पूछ रहे हैं कि कौन से जहाज हैं, इनके पास F4 फैंटम जहाज है, बहुत पुराने, शाह फरहान के जमाने के। इसी तरह तकरीबन 60 साल पुराने F14 है इनके पास, वो भी शाह के जमाने में है। इसके अलावा MiG-29 है, वो कोई 40-45 साल पुराने जहाज है। उन सारे जहाजों की अब मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स, मोस्टली MiG-29 के अलावा दोनों जहाज अमेरिकन है, तो वो बहुत ज्यादा उनको चैलेंजिंग का सामना सिचुएशन का है, जिसकी वजह से उनकी एयरफोर्स को मैं कोई पोटेंट थ्रेट नहीं गिनता अमेरिकन के लिए। इसीलिए वो ज्यादातर मिसाइल्स पर रिलाय करते हैं, सरफेस टू सरफेस या ड्रोन जिस तरह वो फायर कर रहे हैं, और वो नुकसान के तौर के लिए ऑल्टरनेट तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बड़ा सस्ता पड़ता है। शायद ड्रोन जो वो बना रहे हैं, जिनको उन्होंने मिडल ईस्ट पर मोस्टली भेजा है, तो वो हार्डली $10,000 का है, और जो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर होता है उसको पैट्रियट, वो तकरीबन $4 मिलियन का है। अच्छा सर, ये मैं पूछने लगा था कि मिसाइल से ये जंग इस वक्त लड़ी जा रही है ईरान की जानिब से, इजराइल की जानिब से। ईरान की मिसाइल की कैपेसिटी इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? कितनी देर तक वो लड़ सकते हैं? कितना जखीरा उनके पास मौजूद है? देखिए, जखीरा भी एग्जैक्ट ईरान तो ज़ाहिर डिस्क्लोज नहीं करता, और खास तौर पर जब इन्होंने डिप्लीट किया था जून 2025 में, तो उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा रिप्लेनिशमेंट की है। रूस से उन्होंने, और खास तौर पर चाइना से उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रोन्स खरीदे हैं, और शायद रीजन में सबसे बड़ी इन्वेंट्री इनके पास होगी। हजारों की तादाद में कहा जा रहा है इनके पास ड्रोन है। और यहां तक मैं आपको एक अनोखी बात बताऊं कि इन्होंने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रूस को अपने शायद ड्रोन एक्सपोर्ट भी किए हैं। यानी इनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। जाहिर है एक्सपोर्ट तो आप तभी करते हैं जब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, तो उन्होंने आउटसाइड भी एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि आपको हैरान भी हो गए हम। इसका मतलब यह है कि उनके पास इतनी इन्वेंट्री है कि उनके फोर्सिएबल फ्यूचर में जितनी जंग लड़नी थी या लड़नी है, उन्होंने उसका स्टॉक कर लिया होगा उन्होंने। अच्छा सर, ये अभी कौन कौन से ऐसे मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद है, जिस तरह शायद ड्रोन्स आपने कहा और मिसाइल्स का भी जिक्र किया, जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, इनके तो कोई 15-16 किस्म के जो मेन स्ट्रीम इनके मिसाइल हैं। सबसे ज्यादा इनके पास अल फतेह है, जो तकरीबन 2,500 किलोमीटर तक फायर करता है, और जो जिसकी रेंज में आराम से इसराइल कवर हो जाता है। इनके पास दूसरे मिसाइल हैं जो तकरीबन 1,500 किलोमीटर के हैं, फिर शॉर्ट रेंज के भी हैं। कुछ मिसाइल अभी ये शायद इन्होंने फायर भी किए हैं, जो नियर बाय बेसिस हैं अमेरिका के, जो बहरीन है, कतर है, इन पर फायर भी किए हैं। तो इनके पास बहुत सीरीज है लंबी। और दूसरा, इनके पास एक ऐसे ड्रोन भी हैं जो 2,500 किलोमीटर, अब इन्होंने डिकॉयज के तौर पे ड्रोन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ पैटर्न, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिकॉयज और मेन मिसाइल का मिक्स भेजते हैं। डिकॉयज का मतलब है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉर हेड का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ मोटर और फ्यूल होता है। जब वो जाता है तो वो एक क्योंकि वेपन की तरह एक्ट करता है। तो जब इंटरसेप्शन होती है तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है कि वो होता डिकॉय है। अगर पैट्रियट जैसे $4 मिलियन खर्च करके आपने उस तरह के डिकॉय को मारा, तो बिल्कुल वर्थ नहीं है। और मकसद ही ईरान का ये है कि इतने ज्यादा डिकॉयज फेंको जिसके अंदर रियल मिसाइल भी छुपे हों, जिसकी वजह से इनका जो स्टॉक पाइल है, बुनियादी तौर पर थार्ड का है। थार्ड तो तकरीबन $12 से $13 मिलियन का एक मिसाइल, तो बहुत एक्सपेंसिव है, उनको पड़ रहा है। और इसके आई थिंक इसीलिए कह रहे हैं कि $1 बिलियन की अमेरिका को पर डे ये जंग लड़नी पड़ रही है। आने वाले वक्त बताएगा कि कितनी ज्यादा एग्जॉस्ट कर जाते हैं मिलिटरीली। मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी कौम जो है वो अपना डिफीट मानने को तैयार होगी, या वो सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज करेगी। बेशक जाहिर है उसके पास मिलिट्री पावर नहीं है, बट अनफोल्ड इस तरह होगी कि ईरान का स्टेमिना कितना है बुनियादी तौर पर बर्दाश्त करने का, हिट बैक करने का, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हीं ड्रोन्स और वेपन्स को बचा कर रखने का, यानी उनको सर्वाइव कैसे करवाना। अच्छा सर, ये स्ट्रैटेजी जो आपने बताई, इट सीम्स अ बिट इंटरेस्टिंग कि उनका पहले स्टॉक खत्म कर लेना और अपने जो ड्रोन्स है, जो लो क्वालिटी लो कॉस्ट के जो ड्रोन्स हैं उनको इस्तेमाल करना। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से, वो इतने सीरियस अटैक्स नहीं किए गए, डायरेक्टली अटैक नहीं किया गया? अभी दे आर सिर्फ वो जो है सिर्फ डिप्लॉय वो कर रहे हैं अपने उसी लो कॉस्ट ड्रोन्स को, ताकि उनकी जो है ये डिप्लेशन हो जाए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की, उनके मिसाइल्स की, उनके रॉकेट्स की। देखिए जवाद, ये बुनियादी तौर पे टू डायमेंशन काम कर रहे हैं। एक तो अपना लो कॉस्ट वेपन्स फेंक रहे हैं, और अमेरिका को जाहिर है उसने तो हर वेपन आने वाले को सीरियस फायर करना होता है, उस पर हिट बैक करना होता है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम कतर का हो या अबू धाबी का हो या किसी और मुल्क का हो। मिसाइल तो ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न ही है उनके पास। जब वो हिट बैक करते हैं तो जाहिर है कोई कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं होता। ईरान है जो बहुत ही सस्ता इकोनॉमिकल ऑप्शन लेके उनको हमले कर रहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऑल आउट अपने सीरियस जो वेल एक्यूरेट अल फतेह जो मिसाइल हैं उस तरह के तो फायर ही नहीं किए, और फायर वो करना भी शायद ना चाहें, क्योंकि उनका मकसद कतर या अबू धाबी या दुबई के एयरपोर्ट को तबाह करना नहीं है कंप्लीटली, के डिस्ट्रॉय कर देना है। वो एक सिग्नलिंग कर रहे हैं, पोस्चरिंग की, और एक
फील करा रहे हैं कि हमारा रिजॉल्व ये है, अपनी कैपेबिलिटी पहुंचा रहे हैं और एक पैनिक और खौफ पैदा करना चाहते हैं जो वहां लोग रहते हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, पब्लिक ओपिनियन है। कल को वो अपनी हुकूमतों से सवाल करना शुरू कर देंगे इन्हीं मिडल ईस्ट के मुल्कों में कि अगर हमारी जंग ही नहीं है ईरान के खिलाफ डायरेक्ट, तो हम विक्टिम क्यों बन रहे हैं। और इसी वजह से शायद ये मुल्क रिटेलिएट भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये रिटेलिएट खुद कर देंगे तो फिर ईरान कहेगा कि आपने मेरे खिलाफ जंग खोली है तो अब मैं आपके साथ फुल फ्लैज आता हूं। तो फुल फ्लैज में लोगों की जो एस्पिरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी वॉर के मुतालिक, और अपनी अपनी हुकूमतों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। शायद कुछ हुकूमतें वो प्रेशर ना लेना चाहें या ले ना सके सर्वाइव करने के लिए। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी मिलिट्री पॉइंट, मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा, मिलिट्री पॉइंट जी ऑफ जी व्यू से ईरान ने बहुत अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी की है कि लो कॉस्ट जंग लड़े, प्रेशर में डालें, डिफेंसिव करें, और जो ओपोनेंट है उनके जो हाई कॉस्ट वेपन्स और मिसाइल को डिप्लीट करें। और मैंने सुना है कि शायद अब चंद दिनों में राशनिंग पर शायद अमेरिका साइड मजबूर हो जाएगी। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अमेरिका को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, उनके अड्डों को, उनके बहरी बेड़े के ऊपर भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हुई हैं, उनके फौजियों को निशाना बनाया गया है। सर, अमेरिका जिस तरह लास्ट टाइम बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए थे, कोई एटॉमिक ऑप्शन यूज़ कर सकता है? और फिर ये जो अभी नई रिजीम आई है, इसका पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट भी मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप क्विकली बता दें कि कोई होगा इम्पैक्ट इसका? देखिए, रजीम का मुझे नहीं समझा कि कौन सी रजीम आई है। रिजीम सर, मुश्तबा खामेनेई जो भी नए रिजीम चेंज हुआ है। देखिए, न्यूक्लियर तो बहुत ही इमेच्योर होगा, पहले ही रूथलेस किस्म की उन्होंने अटैक किया है, कोई जस्टिफिकेशन है नहीं उनके पास। मैं आपके व्यूअर्स को और आसानी के लिए बता देता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर चलें क्विकली, मैं डाटा कंपेयर कर देता हूं, आपके व्यूअर्स से नहीं पूछते, आप और मैं सिर्फ ये डिसीजन के लिए बैठते हैं कि ईरान और इजराइल में से अगर मुझे और आपसे पूछा जाए कि किसके पास अश्योर्ड न्यूक्लियर वेपन है, यकीनी तौर पर है, तो जाहिर है इजराइल है। वो इजराइल वो मुल्क है जिसके पास सारी दुनिया मानती है यकीनी वेपन्स है। एनपीटी उसने साइन नहीं किया, ईरान ने किया हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का विजिट आज तक इजराइल ईरान ने नहीं, ईरान ने बहुत दफा करवाया है और क्लीन चिट ली है, इजराइल ने आज तक नहीं करवाया। तो जब इस इतनी अनएथिकल ग्राउंड के ऊपर आकर चढ़ दौड़े उस मुल्क पर कि मुझे शक है कि इसके पास है ऐसे, तो दुनिया मान चुकी है, इसलिए उनके पास मॉरल ग्राउंड की स्पेस अमेरिका और इजराइल के पास पहले ही शॉर्ट होती जा रही है। लोगों में अवेयरनेस पैदा कर दी जा रही है कि जबरदस्ती है। दुनिया में आप चैनल खोल लें, जो सेन दिमाग है, छोटे से मेरे स्टूडेंट, जो मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी हिस्ट्री है, वो भी कह रहे हैं कि ये नहीं सस्टेन हो पाएगा। पहली बात तो ये, तो इसलिए न्यूक्लियर तो तब आए कि उनकी फ्रस्ट्रेशन उस लेवल तक पहुंच जाए। अभी तो ईरान इसकी कॉस्ट बढ़ा रहा है, मेरा नहीं ख्याल आने वाली कोई चंद दिनों में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी। और ईरान की जो आने वाली हुकूमत है जो आ रही है, उसके हमारा तो बहुत गुडविल रहा है। हम कहते हैं कि आप पर ज्यादती हुई है, हमने कंडेम किया सरकारी तौर पर। आई थिंक नेबरहुड होने की वजह से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहने चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हुकूमत उनकी कौन सी रहती है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम उनके इस कड़ी मुश्किल में साथ हैं। ये साथ इस सेंस में है कि डिप्लोमेटिकली हम कंडेम कर चुके हैं कि आपके साथ गलत हुआ है और अनएथिकल हुआ है। सर, बस एक आखिरी जवाब आप दे दें कि आखिर में ये बता दें कि आपको ये जंग कौन फॉर द टाइम बीइंग जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, इजराइल या ईरान? दोनों के मुख्तलिफ वॉर ऑब्जेक्टिव हैं। अमेरिका ने ओवर पावर करना है, रजीम चेंज करनी है, सबक सिखाना है, मेरा नहीं ख्याल वो ईरान को करा सकेगा। ईरान ने जंग नहीं जीतनी है, बहरी बेड़े नहीं डबोने हैं, सुपर पावर नहीं बनना रीजनल की, उसने एक काम करना है, सर्वाइव। अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो अमेरिका और इजराइल जो एक हफ्ता पहले थे वो नहीं रहेंगे फॉर एवर। बड़ी बात कर दी सर आपने। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।